गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोग यूनिट 4 पे थे। काफ़ी कुछ कंसेप्ट हम लोगों के हो गए और टुडे वी सपोज टू स्टार्ट विथ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वाला टॉपिक जो आप अपने नोट्स में भी है। सो एज यू कैन सी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होगा, कैसे वर्कआउट होंगी चीज़ें, कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए हैं। सो इफ यू कैन नोटिस हियर वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस टेस्ट। ओके, अब एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर आपको पॉइंट्स क्या दिए हैं ये हम लोगों को मेन फोकस करना है। जो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करने का ट्राई करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स दिए आपको। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वी ऑल नो। एक्सप्लेन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इन डिटेल। अब सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको पॉइंट दिया क्या है with respect to acceptance test. So if you notice here, acceptance testing is one of the last type. Acceptance testing is one of the last type of software testing. मतलब इसके आगे अभी कोई दूसरा acceptance कोई दूसरा type नहीं आता है. This is the last one. Okay. So अब यहाँ पे आपको क्या बोला? Here, software testing is performed over a software or an application. एक्सेप्टेंस टेस्ट दो टाइप के पढ़े थे हम लोगों ने, एक आपका ब्लैक बॉक्स टेस्ट होगा और एक होगा वाइट बॉक्स टेस्ट। सो ब्लैक बॉक्स जो है वो कहाँ पे होगा, दिस इज हैपेंस बेसिकली ऑन द Excuse me. यस Sir, are you writing something on the screen? यस It's not visible actually. ओके, जस्ट 1 मिनट। नॉट विजिबल। No, sir. Not yet. ओके ओके, इज इट विजिबल नाउ? Yes, sir. Yeah, now it's visible. ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, वी हैव अ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जिसके अंदर आपको क्या बोला है, दिस इज द लास्ट टेस्टिंग परफॉर्म ओवर अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग के दो टाइप रहेंगे, एक व्हाइट बॉक्स होगा एंड वन इज द ब्लैक बॉक्स टेस्ट। नाउ नेक्स्ट आपको क्या बोला, इट इज कंडक्टेड बाय द पूल ऑफ टारगेटेड यूजर्स टू इंश्योर द रेडीनेस एंड क्वालिटी। रिमेंबर, क्वालिटी वी आर टॉकिंग अबाउट, मतलब we are not just developing a software but at same point of time we are also talking about the quality of the system from the user perspective. So जो हम लोगों ने V मॉडल पढ़ा था जहाँ पे on one side we have verification, then यहाँ पे कोड आएगा, then on next side we have validation जिसमें टेस्टिंग आएगा, है ना। सो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, इन टेस्टिंग एंड हियर व्हेन द डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट ये सब होगा। सो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, वी बेसिकली एट दिस पॉइंट एट द टेस्टिंग लेवल, अगर मैं यहाँ पे यूनिट टेस्ट करूंगा तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डिजाइंस होंगे यूनिट टेस्ट के, देन इंटीग्रेशन के लिए अगेन हम लोगों के मॉड्यूल लेवल डिजाइंस रहेंगे, देन सिस्टम टेस्ट के लिए हम लोग वापस कोई एक पार्ट के साथ मॉडिफाई वेरीफाई करेंगे उसको, एंड लास्ट में जो एक्सेप्टेंस टेस्ट आता है उसको विल बी वेरीफाइंग विद यूजर्स जो उनका रिक्वायरमेंट था। तो यूजर पर्सपेक्टिव से जब अगर हम लोग एक्सेप्टेंस टेस्ट को वेरीफाई करेंगे, सो यहाँ पे क्या होगा, वी सपोज टू हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस के अंदर क्या पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे, मेनली वी सपोज टू फोकस इट ऑन requirement which is provided by the user at time of requirement gathering and analysis. तो इसके साथ में फाइनल सिस्टम आपका मैच हो रहा है कि नहीं, प्लस आर वी फॉलोइंग द लेगेसी प्रॉपरली, ये नेक्स्ट पॉइंट होगा, प्लस वेदर योर सिस्टम इज यूजर फ्रेंडली और नॉट, इसके ऊपर वापस हम लोगों का फोकस होगा। सो यहाँ पे क्या बोला है, द मेन गोल बिहाइंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज टू चेक वेदर द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पासेस द एक्सेप्टेंस नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब कंडीशंस डिफाइंड ऑन द बेसिस of user and business requirements so as to declare its acceptance or non-acceptable.
अब acceptance मतलब if it is user friendly, if it follows the legacy system properly. Now every time following the legacy, that is not possible, right? तो हम लोग क्या करेंगे? Basically we talk about, who is this? Put yourself on mute. Mansi Tiwari, make sure you don't disturb others. So as you can see, यहाँ पे हम लोग वो legacy points के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? So that's one thing. अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या आ रहा है? We have something which is called as coding वाला part है, then validation and verification वाला part है ना? That is the part of testing itself. अब आपको यहाँ पे बहुत सारे points दिए हुए हैं. अब उसके आगे अगर आप next देखेंगे, so what we are going to discuss here now, that requirement analysis, ये सब हो गया. We'll also discuss whether our system or a software is user friendly or not. ये points हो गए हम लोगों के. And after this, उसके बाद में आएगा कि अभी आपका software अब every time following the legacy, that is not possible. ठीक है? So if every time following the legacy is not possible, then हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? We supposed to follow something else. अब something else का मतलब क्या होगा यहाँ पे? If we talk something else मतलब कि आपको यहाँ पे देखना है कि if we are developing some software जहाँ पे legacy follow करना possible नहीं है, like from a computer version, I'm trying to develop a mobile version. Now here following the legacy is not possible. So अगर legacy possible नहीं है, it means कि आपका software application है, user is there, but he cannot accept the same function which were present on a computer version, that it will be available in the same manner on a mobile version as well. For example, we have a Facebook. So uske website pe the things which are available, those are totally different. The function, how they function is different compared to the mobile version. अब देखो, on website we have chatting and profile, photo uploading, everything present at one place. But when we talk about mobile, we have two different mobile application for a smooth और best performance. एक जिसमें आपको Facebook पे सारे post और सब कुछ मिलेगा. If you want to upload some photos or something, you can do from this app. And next, special app for chatting purpose. है ना? So ये क्या हो गया? On mobile, we are not following the legacy of a website, because that is not possible. The platform, the operating system which we are using at two places are totally different. So यहाँ पे acceptance test के लिए if user says कि we supposed to follow the legacy, then only will accept your software. So that is not possible when we are converting web version to mobile version. सो वो टाइम पे यूजर फ्रेंडलीनेस एंड आपका एप्लीकेशन कितना हम लोग स्मूथ बना के दे रहे हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, राइट? सो एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है उसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं? वी हैव अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जिसका एक वेब वर्जन होगा एंड मोबाइल वर्जन आपके मल्टीपल हो सकता है या फिर एम्बेडेड वाले हो सकते हैं. एम्बेडेड समझते हैं, रिस्ट वॉच है, कार के अंदर हम लोगों ने इंटीग्रेट किया हुआ है. सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला? इफ दिस फेल्स, अब याद रखो इन टूडेज टाइम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में इफ आई से कि आई हैव डेवलप्ड सम एम्बेडेड का मतलब क्या होगा? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, है ना? दैट इज द एम्बेडेड वन. सो अब सपोज मेरा जो वेब वर्जन है ये पास हो गया, मोबाइल वर्जन पास हो गया, एंड सिर्फ जो ये एम्बेडेड वाला जो पार्ट है ना ये फेल हो गया, ठीक है? दिस इज फेल्ड. सो वो टाइम पे आपको क्या करना है? आपका एक्सेप्टेंस टेस्ट में दिस इज ओनली नॉट क्लियर्ड, बाकी के दो क्लियर हुए हैं, तो ये आप यूजर एंड पे डिप्लॉय कर देंगे एंड देन विल वर्क ऑन द एम्बेडेड वन. आई होप दिस इज क्लियर. एवरीवन क्लियर है? एंड मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, वो विजिबल है ना सबको? हेलो हेलो. हाँ सर, विजिबल है.
या सो हम Sir, लोगों ने यहाँ पे यस यस sir, here you have written about Facebook website and then mobile, and then उसके नीचे OS से embedded क्या explain किया, वो वाला part नहीं समझा सर. इस लेफ्ट की तरफ सर. दिस वन ना, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। नहीं सर, लेफ्ट की तरफ यहाँ पे जो आपने OS और embedded system ऊपर लिखा ना, वो नहीं हाँ, समझा, वो क्या मतलब what बेसिकली exactly? व्हाट वी आर टॉकिंग कि सपोज अभी हम लोगों ने एक फेसबुक का हम लोगों ने वेबसाइट है। सो अभी वेबसाइट जो है दैट वाज क्लियर्ड, यूजर्स आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद द वेबसाइट which we are using. हाँ सर. Second हम लोग के पास है that is the mobile version. So mobile application is Yes. also very very smooth with them. Now the third is we have developed an embedded type of a system where you can directly access Facebook, the chatting option या फिर Facebook में जो voice या video calling facility है that you can access on your car or through some handheld different devices जैसे आपके wrist watch है. So I can हाँ. get the notification on my wristwatch. So अब क्या हो गया, we are trying to get the access of some application on a different device based on the technological advancement. Yes sir. So at that point of time what I'm saying कि चलो हम लोगों का वेब वर्जन जो है जो मोस्ट ऑफ लोग यूज कर रहे हैं ये पास हो गया, मोबाइल Okay. वर्जन जो आप लोगों ने बनाया वो पास हो गया। अब मोबाइल वर्जन आपके दो बन रहे हैं, एक iOS पे बन रहा है एंड एक आपका एंड्रॉयड पे बन रहा है। तो हाँ ये सर. दोनों पास हो गए। लेकिन जब मैंने एम्बेडेड की बात की वेयर वी आर ट्राइंग टू गेट द एक्सेस ऑन कार या ऑन बाइक और ऑन रिस्ट वॉच और ऑन सम डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस, सो वो टाइम पे दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली बिकॉज ये अभी टेस्टिंग फेज में चल रहा है। सो वो टाइम पे उसका एक्सेप्टेंस हम लोग देखेंगे। सो Okay. रिमेंबर when we talk about acceptance test, so यहाँ पे we are not just talking about application as a single application which works on only one OS or only on a one platform, that is only on one operating system. We might be having multiple operating system. एक आपका मोबाइल वाला हो सकता है, एक आपका वेब वाला हो सकता है, एक आपका एम्बेडेड वाला हो सकता है। सो एक्सेप्टेंस टेस्ट में ऐसा नहीं होगा कि द एक्सेप्टेंस इज फेल्ड ऑन अ कंप्लीट एप्लीकेशन, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो बेसिकली क्या हो रहा है, एक्सेप्टेंस इज फेल्ड ओनली ऑन आइदर वन ऑफ द version of this application, like web version is passed, mobile is failed, or mobile is passed, embedded is failed, or vice versa. तो आज के टाइम पे अगर हम लोग एक्सेप्टेंस की बात करेंगे तो वो सिर्फ आप एक एप्लीकेशन सिर्फ एक ही प्लेस पे जहां पे यूज कर रहे हो वहां पे नहीं होगा, मल्टीपल लेवल पे होगा। और वो मल्टीपल लेवल्स जो है वहां पे वी ट्राई टू गेट द एक्सेस ऑफ देयर वी ट्राई टू क्लियर दिस एक्सेप्टेंस टेस्ट। अब एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर करने में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, विल जस्ट हैव अ लुक एट दैट। बेसिकली क्या होगा कि आई एम ट्राइंग टू गेट द एक्सेस ऑफ फेसबुक ऑन माई कार और ऑन माई बाइक, और समझो कि मेरे पास एक स्मार्ट टीवी है। नाउ रिमेंबर एक्सेसिंग अ फेसबुक ऑन अ स्मार्ट टीवी is something different than working with the mobile app. So we have a smart TV, and on this smart TV I'm trying to get the access of Facebook. It means you supposed to develop functions which are present on your mobile or on web on this smart TV. अब acceptance test यहाँ पे fail हो सकता है। Why? Because the way we have developed function on mobile application or on a web application, those are not fully updated here, and because of which आपका acceptance test failed at this level. ठीक है, this is failed for smart TV, but it is passed for mobile app as well as for web. So अभी आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि अगर आपके पास कोई एक एप्लीकेशन पास या फेल हो रहा है तो एग्जैक्टली कहां पे हो रहा है, कभी फेल हो रहा है, एंड उसके रीजंस क्या है। अगर वो फेल भी हो रहा है तो कभी हो रहा है एंड व्हाट आर द रीजंस। सो याद रखो एक्सेप्टेंस टेस्ट कंप्लीटली फेल नहीं होता है, वो फेल अगर हो भी रहा है तो कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए या कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी के जो एप्लीकेशंस है उसके लिए फेल हो रहा है।
तो आपको क्या करना है, वी सपोज टू क्लियर दिस एक्सेप्टेंस टेस्ट फॉर दिस मल्टीपल सच ऑप्शंस विच आर अवेलेबल। और वो मल्टीपल ऑप्शंस आपके बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक वी माइट बी हैविंग एन एप्लीकेशन विच इज रनेबल ऑन अ स्मार्ट वॉच, विच इज रनेबल ऑन सम अदर एम्बेडेड डिवाइसेस। वी कैन टेक एग्जाम्पल कि आप देखो कि वी हैव एन एप्लीकेशन, अब वी हैव वन एप्लीकेशन विच इज देयर फॉर अ बाइक, जहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसके लिए वी हैव वन एप्लीकेशन, एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन वी हैव फॉर इलेक्ट्रिक कार्स। अब फॉर ई कार्स और ई बाइक्स, दोनों के लिए हम लोग के पास कोई ना कोई एप्लीकेशंस है। अब दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस होगा, बोथ आर नॉट गोइंग टू बी सेम, डिफरेंस हैज टू बी देयर। सो अब इफ आई एम यूजिंग ई बाइक और उसके ऊपर अगर मैं कोई एप्लीकेशन जो वे में यूज कर रहा हूँ वही सेम वे में ई कार्स के ऊपर भी वो एप्लीकेशन अवेलेबल रहेंगे, ये जरूरी नहीं है, एंड वाइस वर्सा, है ना। सो यहाँ पे सपोज ऑन बाइक आई प्रोवाइडेड यू गूगल मैप फैसिलिटी, वेर जस्ट बाय पुटिंग सोर्स एंड डेस्टिनेशन आपको वहां पे रास्ता बता देगा। नाउ ऑन कार आई हैव अ वेरी ह्यूज डैशबोर्ड, सो यहाँ पे इन विथ गूगल मैप्स, ठीक है, with Google Maps I can provide lot more things here, like songs वाला आपको फैसिलिटी हो सकता है, प्लस वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी हो सकता है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मल्टीपल थिंग्स कैन बी प्रोवाइडेड हियर। सो सेम एप्लीकेशन इज अपडेटेड फॉर कार्स एंड that is restricted for bikes. Why? Because the price is different, as well as the place is also not enough here in bike, but we have a big dashboard जहां पे हम लोग ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीजों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर एक्सेप्टेंस टेस्ट फेल हो रहा है देन प्रोडक्ट मी इज नॉट रेडी फॉर कस्टमर यूज, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोडक्ट इज रेडी फॉर कस्टमर यूज। अब वो कहाँ पे अवेलेबल है, ऑन मोबाइल इट इज अवेलेबल, ये देखेंगे, और ऑन वेब और फॉर एम्बेडेड डिवाइस, है ना, ये वे में हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। एंड आपको मोबाइल के जो फंक्शंस है वी सपोज टू लिंक दोज फंक्शंस विद मोबाइल एज वेल एज विद वेब। एम्बेडेड में ये जल्दी पॉसिबल नहीं रहता है, तो यहाँ पे आप वो सेम जो फंक्शंस आप वेब पे या मोबाइल पे प्रोवाइड कर रहे हो वो इतना इजीली यहाँ पे प्रोवाइड करना इजी नहीं है। ये आपका अननेसेसरीली कार का या बाइक का जो भी कॉस्ट है ना वो बढ़ा देगा। लाइक इफ यू नो इन टूडेज टाइम जो भी आपके ई कार्स आता है उस पर 40% आपका जो कॉस्टिंग होता है ना वो आईसीज का होता है या सेमीकंडक्टर का होता है, ठीक है। आपने रिसेंटली देखा रहेगा कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनके पास ये जो सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको हम लोग, बराबर है, तो ये जो सेमीकंडक्टर्स है इनका शॉर्टेज हो गया, बिकॉज जब लॉकडाउन हुआ दे वर नॉट अवेयर कि डिमांड एकदम डाउन जाएगा एंड लॉकडाउन खुलने के साथ में डिमांड में एकदम स्पाइक आएगा, तो उन्होंने इतने सारे सेमीकंडक्टर मतलब जो चिप्स रिक्वायर्ड थे वो परचेस करके नहीं रखे थे। तो आप देखो कि अभी मेरा अगर एक कार अगर 12 लाख का है उसमें 40% कॉस्टिंग मेरा ये जो स्मार्ट टूल्स हम लोग ऐड कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, एम्बेडेड चीजें उसका है। तो अगर मैं ये सेम फंक्शंस को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो मेरा कार का कॉस्टिंग भी उसके साथ में बढ़ते जाता है। सो टू कीप दैट कॉस्ट विद इन अ लिमिट आपको एम्बेडेड जो चीज़ है उसके डेवलपमेंट और उसके प्रोसेस के ऊपर भी लिमिट रखना पड़ेगा। हाँ, दिस इज डिफरेंट इफ यू टॉक अबाउट सम वेरी हाई एंड कार्स जिसका प्राइस यूजर्स को मैटर नहीं करता है, इफ इट गेट इंक्रीज बाय 5 और 10 lakhs, सो दैट इज टोटली डिफरेंट वन। बट नॉर्मली जो कार्स होता है या एम्बेडेड चीज़ें अगर हम लोग इंटीग्रेट करने की कहीं पर ट्राई कर रहे हैं सो मशीन के जो कॉस्ट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम लोग और मल्टीपल आईसीज उसमें इंटीग्रेट करते जाता है। तो एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर करने के साथ में आपको ये भी देखना है कि आपका बजट क्या है, याद है। सो ये मल्टीपल आपके ऑप्शंस रहेंगे, ओके। सो दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड। आई होप देयर आर नो डाउट्स टिल नाउ। जो हम लोग एक्सेप्टेंस टेस्ट के बारे में मैंने आपको अलग अलग व्यू पॉइंट्स बताया, सो ये जो व्यू पॉइंट्स है ये हम लोगों ने पहले डिस्कस नहीं किए थे,
वो आज हम लोगों ने डिस्कस किए, बिकॉज टुडे ऑनवर्ड्स विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट एक्सेप्टेंस टेस्ट, जो पहले हम लोग सिर्फ बेसिक डिस्कस कर रहे थे। ओके, सो यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, उसके बेस के ऊपर आपका आगे का जो पूरा यूनिट है वो चलेगा। सो यहाँ तक अभी हम लोगों ने जो भी कुछ बोला है, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स टिल नाउ, अदरवाइज विल कंटिन्यू विद आवर टॉपिक। नो डाउट्स, देन विल कंटिन्यू। सो यहाँ पे देखो, आपको सबसे पहले ये डायग्राम दिया है, एंड देन दे हैव प्रोवाइडेड समथिंग। यहाँ पे आपको क्या बोला है, एक्सेप्टेंस टेस्ट इज रिफर्ड टू एज अ रेड बॉक्स टेस्ट। ठीक है, एक नया वर्ड आया देखो। एडिशनली एक्सेप्टेंस टेस्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम यूजर स्टोरीज एंड आर बेस्ड ऑन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया which are defined on the basis of following things। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यूजर स्टोरीज। यूजर स्टोरीज मतलब यूजर आके बोलेगा कि ओके, आई वाज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी हैव टू डिफाइन सम फंक्शंस, एंड वो फंक्शन आपके क्या हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया, बेस्ड ऑन विच डिजाइन बनेगा, कोड होगा, एंड देन उसका टेस्ट होगा। सो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कहां से आया हम लोगों को, यूजर स्टोरीज पे से, एंड वो यूजर स्टोरीज पे से प्रॉब्लम आया, जिसको सॉल्व करने के लिए वी हैव आइडेंटिफाइड सम ऑफ द फंक्शंस। उसके बेस के ऊपर रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस होगा, उसके बेस के ऊपर डिजाइनिंग होगा, उसके बेस के ऊपर कोडिंग आएगा, एंड फाइनली टेस्टिंग होगा। अब एक्सेप्टेंस टेस्ट के बहुत सारे नाम है, मेनली उसके जो टाइप हम लोगों ने देखे वो कौन से थे, आपके दो टाइप थे। एक था आपका व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स। अब तक तो हम लोगों ने यही समझा था, लेकिन जब अगर हम लोग डिटेल में जाते हैं तो वहां पे कुछ और नाम आ रहे हैं। अब वो कौन से नाम है, सो दैट इज रेड बॉक्स। अब ये रेड बॉक्स क्या है और उसका मेन बेनिफिट क्या होगा। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग वो समझे, सो आपको सबसे पहले देखो क्या दिया है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द रेड बॉक्स। आपको क्या बोला है, सबसे पहले करेक्टनेस रहेगा, कंप्लीटनेस रहेगा। वी ऑल नो दिस। करेक्टनेस मतलब कि इफ वी यूज एटीएम मशीन एंड इफ आई ट्राई टू विड्रॉ 2000, तो अगर उसके पास ये 2000 अमाउंट है, देन इट शुड प्रोवाइड मी दिस मनी ओनली, इट शुड नॉट प्रोवाइड 1900 और 2500। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास इनफ नोट्स नहीं थे, तो उसकी वजह से उसने वो जो अमाउंट मैंने बताया था उससे कम या उससे ज़्यादा अमाउंट मुझे प्रोवाइड किया। दिस बोथ थिंग्स आर नॉट अलाउड, करेक्टनेस शुड बी देयर। अगर मैं रिजल्ट सिस्टम की अगर बात करता हूँ मैं फॉर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि इफ स्टूडेंट स्कोर 75% तो उसको O प्लस ग्रेड मिलना चाहिए। 70% तक है, देन आई विल से O ग्रेड। 65 है, सो आई विल से A प्लस ग्रेड। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, वी हैव प्रोवाइडेड सम ग्रेड बेस्ड ऑन सम परसेंटेज। तो यहाँ पे ये जो परसेंटेज है, इसके कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एंड अब अगर मैं बोलूंगा सम स्टूडेंट स्कोर्ड 75 और 74.99 परसेंटाइल, सो नाउ वो अभी कहाँ पे है, 70 और 75 के बीच में। सो वेदर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड O ग्रेड और विल प्रोवाइड O प्लस ग्रेड। सो इसके लिए क्या होगा, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और ये सब आएगा, इक्विवेलेंस पार्टीशन जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक में। तो वो पॉइंट्स के ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो ये जो है ना, ये कंबाइंड सारी चीजें जब हम लोग रखते हैं तो आप उसको रेड बॉक्स नाम देते हैं ना। डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए। अब डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन होने का मतलब क्या है, वी सपोज टू प्रोवाइड, वी सपोज टू रिड्यूस द रिडंडेंसी। रिडंडेंसी रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द डेटा मतलब रिड्यूसिंग द रिडंडेंसी। रिडंडेंसी रिड्यूस करने का मतलब डुप्लीकेशन हटाना होता है। तो डुप्लीकेशन हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस को नॉर्मलाइज करेंगे। इंटीग्रिटी तभी मेंटेन होगा। इंटीग्रिटी मतलब अगर मैंने कोई एक डेटा अगर ऐड किया है तो दैट डेटा शुड रिमेन देयर एज इट इज, है ना, उसमें कहीं पे कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो अब वो चेंजेस कब नहीं आएगा, जब आप उस पर प्रॉपरली वर्कआउट करेंगे। लाइक इफ आई से टू मेंटेन द इंटीग्रिटी, हम लोगों ने यहाँ पे बोला है कि सपोज वी हैव स्टूडेंट रिजल्ट। अब ये स्टूडेंट रिजल्ट में आई हैव एडेड सम मार्क।
अब ये जो मार्क्स है सपोज वो डेसिमल पॉइंट में लाइक 17.5, अब आपका सिस्टम इसको राउंड ऑफ करके 18 नहीं करेगा और इसको 17 नहीं करेगा, इट शुड रिमेन लाइक दिस ओनली, बिकॉज मैंने उसको मार्क्स जो है वो पॉइंट में दिए हुए हैं, डेसिमल में दिए, और इसके बेस के ऊपर ही आप उसका रिजल्ट कैलकुलेट करो। जैसे अगर हम लोग एमसीक्यूज टेस्ट जो करते हैं आज के टाइम पे, सो इट माइट पॉसिबल ना एमसीक्यूज का जो रिजल्ट आएगा, तो सपोज आपको कोई मार्क्स जो है वो पॉइंट में आ रहा है, इन डेसिमल पॉइंट, सो ये जो डेसिमल पॉइंट में आपको मार्क्स आ रहा है, इट शुड रिमेन देयर एज इट इज, सेम वे, बिकॉज अगर इसको अगर मैं ये पैटर्न में नहीं रख रहा हूँ, तो आप देखो कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कोई परसेंटेज आ रहा है जो परसेंटाइल में लाइक 70.55, अब अगर मैं उसको नहीं बोलूंगा इट शुड नॉट राउंड ऑफ इट, बराबर है, इसको ये 71 नहीं करेगा ना 70 करेगा, जैसे हम लोग नॉर्मल मैथ्स में राउंड ऑफ करते हैं। देन अगर हम लोग डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग ड्यूप्लीकेशन कम करेंगे, है ना, रिड्यूस ड्यूप्लीकेशन, और ड्यूप्लीकेशन जो है इसको कम करने के लिए आपको क्या करना है, एक ही टेबल मेंटेन करना है जो मल्टीपल लेवल पे इनहेरिट होगा। सो इनहेरिटेंस कंसेप्ट जो है ये हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं ऑन डेटाबेस एज वेल, लाइक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और ये इनहेरिटेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी क्रिएट अ रिलेशन बिटवीन द टेबल्स, जॉइंस, ये वो सब अप्लाई करेंगे। सो ये हम लोगों ने क्या किया, वी ट्राई टू मेंटेन द इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मेंटेन करने का मतलब क्या हो गया, मेंटेन द करेक्टनेस ऑफ योर डेटा। देन डेटा कन्वर्जन, अब डेटा कन्वर्जन का मतलब क्या है, मैनी टाइम व्हेन वी एक्सेप्ट डेटा, तो हम लोग के पास एक सेंट्रलाइज सर्वर है, वी हैव अ सेंट्रलाइज सर्वर। नाउ ये जो सेंट्रलाइज सर्वर है उसके ऊपर जो डेटा आ रहा है, दैट डेटा माइट बी कमिंग फ्रॉम MS SQL सर्वर प्लस Oracle प्लस MySQL, ऐसे मल्टीपल लोकेशन से आ रहा है। तो अभी मेरा जो सर्वर है वो सपोज ओरेकल में ही बना है, तो यू सपोज टू कन्वर्ट ऑल दिस डेटा कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ऑपरेटिंग डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम्स इनटू वन कॉमन फॉर्मेट। जैसे आप देखो कि इफ आई ट्राई टू अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब, तो ये यूट्यूब क्या कर रहा है पता है, कि मैं अगर उसका जो मेरा वीडियो है वो MQV फॉर्मेट, या सपोज मैं उसको कोई 3GP फॉर्मेट में भी अगर अपलोड कर रहा हूँ, फाइनली इट कन्वर्ट्स इट इनटू MP4 फॉर्मेट, जहाँ पे आपको यूट्यूब के जो अलग अलग ऑप्शंस है वो अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। सो ये क्या है, कॉमन फॉर्मेट में आपका डेटाबेस के ऊपर जो डेटा है वो स्टोर कर रहा है, जिससे क्या होगा कि जो फंक्शंस हम लोगों ने बेसिकली बनाया हुआ है ना, वो हर एक जगह पे एक्सेप्टेबल रहेंगे, वो हर एक जगह पे सेम वे में चलेंगे। देन सॉफ्टवेयर यूजेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। यूजेबिलिटी का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजिकली आपको उसको एडवांस करते जाना है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा, और वो यूजेबिलिटी मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल करना पड़ेगा, है ना। यूजेबिलिटी मतलब आपको उसको कंटिन्यूअसली यूज में रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 5 साल पहले कुछ अपडेट किया था और उसके बाद में यू आर नॉट अपडेटिंग एट ऑल एनीथिंग। अगर ऐसा हुआ दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो हम लोगों ने क्या बोला है, टू मेंटेन द यूजेबिलिटी आपको परफॉर्मेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा प्लस उसको स्केल भी करना पड़ेगा। स्केलिंग का मतलब क्या हो गया, नए टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग उस पर नए चेंजेस लाएंगे, नए फंक्शंस ऐड करेंगे, है ना, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड किया, वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी ऐड किया। सो जब हम लोग के पास 2G था वो टाइम पे कोई वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी वाज नॉट सपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ अ 2G। तो वो 2G कब आया, जब हम लोग के पास 3G आया, तब वो वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी जो है वो थोड़ा थोड़ा वर्कआउट होने लगा। एंड जैसे ही हम लोग 4G पे आया, वीडियो कॉलिंग जो है वो एक बहुत स्मूथ एरा हो गया। नाउ 5G बेसिकली टॉक्स अबाउट रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। तो अगर अभी हम लोग अगर इंडिया में अगर 5G लेके आएंगे तो उसके हिसाब से सर्टन रोबोटिक्स थिंग आ जाएंगे। सेम देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे एक ऑटोमेटिव कार है, ई कार है, तो वो ई कार पे हम लोगों ने क्या बोला है कि वो ई कार वर्कआउट कैसे होगा, जब आप यहाँ पे उसके ऊपर क्या करेंगे, स्केलेबिलिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। और वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट मतलब अगर 5G एरा अगर आ रहा है, तो ये 5G यूज करने के लिए मेरे पास ऑप्शंस भी तो होने चाहिए। अगर मेरे पास एप्लीकेशंस ही नहीं है जो एडवांस रहेंगे विच नीड्स 5G टेक्नोलॉजी, तो 5G यूज करने का मतलब ही नहीं है ना, 5G यूज कौन करेगा।
समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे 4G टेक्नोलॉजी अगर ला रहा हूँ तो उसके हिसाब से FB देन ट्विटर, ये सब हर कोई खुद को अपग्रेड कर रहा है। आप देखो व्हाट्सएप के ऊपर ऑल्सो यू विल फाइंड डिफरेंट फंक्शंस जो 4G के ऊपर स्मूथली वर्कआउट करता है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास ये टेक्नोलॉजी आ रहा है तो इसको यूज करने के आप पहले तो मुझे वेज बताओ ना। अगर इसको यूज करने के मेरे पास वेज ही नहीं है तो आई विल स्टिक टू 4G ओनली, व्हाई शुड आई पे मोर फॉर अ 5G सर्विस? सो ये कंपल्शन हो जाता है कंपनीज के ऊपर कि अगर अब 5G आया है तो पीपल विल परचेज फोन्स विच आर ऑफ अ 5G टेक्नोलॉजी। तो अगर कोई एक कंपनी 5G वाले फंक्शन अगर डाल रहे हैं ना तो मैं बोलूंगा कि चलो मेरे पास ये फोन है, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दिस फंक्शन and hence I'll use this application on my phone. Getting, आप देखो कि we have many phones in market 5G वाले, like we have Samsung sells such phone. 5G आया नहीं है, still they are selling these phones और लोग खरीद भी रहे। 5G 2 साल के बाद आएगा, तब तक में आपका ये फोन सैमसंग का 5G वाला पुराना हो जाएगा, घिस के खत्म हो जाएगा, बट स्टिल वी हैव परचेज, वी हैव पेड फॉर इट। वाई? बिकॉज अगर एक भी एप्लीकेशन एज ए 5G वाले फंक्शंस अगर डालेगा ना, सो इट्स गोइंग टू बी अ क्रेजी फॉर नाउ, दैट विल क्रिएट वन एक्साइटमेंट इन यूजर्स टू यूज इट, है ना? जैसे आप देखो कि स्टार्टिंग में व्हाट्सएप जब पेमेंट फैसिलिटी ऐड करने वाला था, people will keep on checking कि पेमेंट फैसिलिटी आया कि नहीं, हाउ कैन आई पे सम यूजर्स। लेकिन अभी क्या हो गया, जब तक व्हाट्सएप पेमेंट फैसिलिटी लेके आया, ठीक है, तब तक में गूगल पे इज नाउ मोर पॉपुलर कंपेयर टू व्हाट्सएप। सो पीपल आर मोर फोकसिंग ऑन गूगल पे इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप नाउ। तो ये पेमेंट फैसिलिटी यहाँ पे आने के बाद में भी पीपल आर स्टिल स्टिकिंग देमसेल्व्स टू गूगल पे ओनली। आपने कहीं पे इतना एक्साइटमेंट नहीं देखा है आज के टाइम पे पेमेंट फैसिलिटी का। व्हाई? बिकॉज व्हाट्सएप ने ये पेमेंट फैसिलिटी लाने में बहुत ज्यादा डिले कर दिया। तो अब डिले अगर हो गया तो एक्सेप्टेंस की बात ही छोड़ो, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोस फंक्शंस एज ऑफ नाउ। सो आप अगर कोई फंक्शन में बहुत ज्यादा डिले कर रहे हो ना, तो उसमें वो एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है ना, इसका सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि लोगों में वो एक्साइटमेंट ही खत्म हो गया। एक्साइटमेंट कब रहेगा? जब मेरे पास 5G टेक्नोलॉजी है और वो 5G टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ चीजें आप अभी के अभी लेके आ रहे हो, जब और कोई आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सो इन टुडेज मार्केट कंपटीशन, आपको अगर जो एक्सेप्टेंस टेस्ट क्लियर करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यूजर्स जो प्रोवाइड करेंगे वही फंक्शंस आपको डालने हैं। इसका मतलब है कि इफ आई गॉट सम टेक्नोलॉजी ऑन माय डिवाइस और इज देयर प्रेजेंट एट दैट स्पेसिफिक लोकेशन, तो वो आपको ऐसे कोई फंक्शंस लाने ही है जिससे वो टेक्नोलॉजी मैं इजीली यूज कर पाऊं, सो दैट मैंने जो भी खर्चा करके ये इतने अगर कोई स्मार्टफोन्स लिए हैं विच आर दिस कॉस्टली, ओनली बिकॉज 5G बेस्ड सपोर्टेबल मैंने लिया है, तो उसको यूज करने का आप मुझे कुछ ऑप्शंस दो ना। अब ये सेम ऑप्शन जो भी कोई देगा मुझे, आई विल यूज देयर एप्लीकेशन। ठीक है, याद रखो ये बात। नाउ टाइप्स ऑफ आपके जो मेनली जो हम लोगों के वाइट बॉक्स सॉरी एक्सेप्टेंस टेस्ट के हम लोग के जो टाइप्स है, वो दो टाइप रहेंगे, अल्फा टेस्ट होगा एंड बीटा टेस्ट होगा, है ना? ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो अल्फा एंड बीटा दो टाइप आएंगे हम लोग के। अल्फा में हम लोग क्या बात कर रहे हैं? अल्फा टेस्ट बेसिकली टॉक्स अबाउट ऑन साइट। यहाँ पे आपको क्या बोला है? इट इज एन टेस्टिंग ऑन साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट एग्जीक्यूटेड एट डेवलपर साइड। डेवलपर मतलब जिनको इसके अंदर जो एल्गोरिदम्स लिखे हैं, जो लॉजिक डेवलप हुआ है, इसका नॉलेज रहेगा। और यहाँ पे क्या बोला है? ये ग्रुप ऑफ स्किल्ड पीपल आर देयर हु विल बी टेस्टिंग दिस सॉफ्टवेयर एंड दिस इज कैरिड आउट एट द एंड। जब सारे आपके पार्ट छोटे छोटे बन गए, उसके बाद में डेवलपर जिसने डेवलप किया और उनके जो कलीग्स हैं, वो सारे मिलके ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड उसको आगे क्लाइंट को हैंड ओवर करने के पहले वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्लाइंट या यूजर्स के लिए सूटेबल है कि नहीं, उसमें कोई लूप होल्स तो नहीं है। सबसे मेन बात ये रहता है, लूप होल्स चेक करना, या फिर बैकडोर्स हम लोगों ने अगर कुछ अपने लिए रखे हैं वो लीक तो नहीं हो रहा है, ये देखना, किसी को इजीली एक्सेस तो नहीं मिल रहा है। हर सॉफ्टवेयर में एक बैकडोर होता ही है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है, बस वो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए।
क्योंकि डेवलपर्स अपने लिए ये बैकडोर्स रखते हैं कि कभी भी अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होता है तो टू गेट द एक्सेस इन दैट सिस्टम दिस इज रिक्वायर्ड. नाउ द फीडबैक or collected results from the alpha testing is significantly used to fix bugs or defects. याद यहां पे देखो ध्यान से, we have bugs or a defect. याद है हम लोगों ने 5 टाइप के डिफेक्ट्स पढ़े थे. एक आपका था क्रिटिकल, देन मेजर, मॉडरेट, कॉस्मेटिक एंड माइनर. अब ये जो डिफेक्ट्स है इसको मैं बोल सकता हूँ कि मेरे में क्रिटिकल बग भी है, मेजर बग है ना. सो हम लोगों ने क्या बोला था, अगर आपने कोई एक प्रोग्राम लिखा है एंड वो प्रोग्राम में एक लॉजिक एरर है, तो ये जो लॉजिक एरर है वो क्या हो गया, दिस इज वन बग इन माय सिस्टम, सॉरी ऑन दैट प्रोग्राम. अब ये जो बग वाला प्रोग्राम है, ठीक है, अ प्रोग्राम विद बग, ये अगर आपने अपने मॉड्यूल में ऐड कर दिया, सो नाउ दैट मॉड्यूल क्या हो गया, फॉल्टी हो गया, है ना. अब ये फॉल्टी, जब आप अगर यूजर एंड पे ये फॉल्टी मॉड्यूल अगर आप भेजेंगे तो दैट लीड्स टू फेलियर. ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इफ यू रिमेंबर. सो वही सेम चीजें यहाँ पे आ रहा है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इट इज फिजिबल टू इम्प्रूव द यूजेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. फिजिबिलिटी हम लोगों ने 4 टाइप के फिजिबिलिटी आपको याद रखना है. कौन से 4 टाइप के फिजिबिलिटी रहेंगे, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी एंड शेड्यूल. शेड्यूल का मतलब टाइम टेबल वाला हो गया. तो एटलीस्ट ये 4 फिजिबिलिटी के ऊपर वर्कआउट करना है और उसके बेस के ऊपर वो जो बग या डिफेक्ट है वो हम लोग कैटेगराइज करेंगे और उसको फिर हम लोग प्रायोरिटी के बेस के ऊपर सॉल्व करेंगे, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी. रिमेंबर, प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है कि कौन से बग्स आपको अभी सॉल्व करना है, कौन से बाद में सॉल्व करेंगे. ऐसा नहीं होगा कि हर कोई बग हम लोग एट अ टाइम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे. आपका जो क्लाइंट को जो सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा अगर आप सब कुछ एक ही साथ ट्राई करेंगे. तो इस so for this reason only हम लोग जो भी कुछ डेवलपमेंट्स करेंगे या जो बग्स हम लोग सॉल्व करने की ट्राई करेंगे उसका प्रायोरिटी वेरीफाई करना बहुत जरूरी है. इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, लीव इट फॉर नाउ, है ना. ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया है. सो यहाँ तक हम लोगों के जो भी पॉइंट्स थे वो बहुत बेसिक वाले पॉइंट्स है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं. देन वहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि ओके वी हैव दिस थिंग दैट थिंग, और अगर कोई डिफेक्ट्स है तो उसको हम लोग एट अ टाइम सॉल्व करेंगे. और वो सॉल्व किया हुआ डिफेक्ट मतलब एक डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर ओनली विल बी प्रोवाइडिंग टू आवर क्लाइंट एंड. इफ देर आर एनी डिफेक्ट्स देन वी वॉन्ट बी प्रोवाइडिंग इट टू आवर क्लाइंट साइड, है ना. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. सो यहाँ पे बीटा टेस्ट आएगा. उसके बाद में बीटा टेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द फील्ड टेस्ट, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एंड यूजर्स आर फील्ड टेस्टिंग बोलेंगे इसको हम लोग. वेयर ऑफ साइट एक्सेप्टेंस, ऑन साइट मतलब याद रखो, ऑन साइट मतलब डेवलपर्स आर इन्वॉल्व, ऑफ साइट मतलब जहां पे डेवलप हुआ है वहां पे नहीं, ऑन सम अदर प्लेस वी आर टेस्टिंग इट, ऑफ द साइट. ये कहां पे हो गया, वेयर वी हैव डेवलप्ड, है ना, वहीं पे हम लोग चेक कर रहे हैं, टेस्टिंग वहीं पे होगा. ऑफ साइड मतलब सम अदर प्लेस वी आर टेस्टिंग इट. सो यहाँ पे आपको वही बोला, कैरिड आउट एट क्लाइंट साइड बाय द स्टेक होल्डर्स और एंड यूजर्स. स्टेक होल्डर मतलब एवरीवन हु इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट, वो आपको यहाँ पे स्टेक होल्डर में आएगा. टेस्टिंग इन्वॉल्व्स, इवेल्युएट करेंगे सबसे पहले तो इन द रियल एनवायरमेंट वेयर. अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एट अ टाइम 100-200 people will sit on this software and they try to test it for stress testing. याद है, स्ट्रेस टेस्टिंग होगा. या फिर हम लोग देखेंगे इन एक्सट्रीम सिचुएशन हाउ योर सॉफ्टवेयर रिएक्ट्स, और इफ वी प्रोवाइड सम इनपुट्स व्हिच आर नॉट वैलिड वन, सो वो टाइम पे हाउ इट्स गोइंग टू रिएक्ट, है ना. सो बाय इट्स पोटेंशियल यूजर बिफोर इट एक्चुअली रिलीज इन द मार्केट. सो एक्चुअली रिलीज करने के पहले ये बीटा वर्जन उसका रिलीज होता है.
एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के हर बार बीटा वर्जन रिलीज होता है, वो ऑफिशियल अपने एंड्रॉयड के नए वर्जन रिलीज करेंगे उसके पहले। एंड हम लोग के जैसे जो डेवलपर्स होते हैं हु आर इंटरेस्टेड, वो क्या करेंगे, ये सेम जो वर्जन उनको मिलता है उसको वो टेस्ट करेंगे ना अपने एंड पे, एंड दे विल ट्राई टू चेक कि प्रीवियस वर्जन में जो प्रॉब्लम्स थे वो ये वर्जन में सॉल्व हुए या नहीं हुए। सो अगर सॉल्व नहीं हुए, दे विल रिपोर्ट दिस बग्स और प्रॉब्लम्स टू कंपनी, एंड कंपनी फिर देखेगा वो जो रिपोर्ट हुए उनको, वो कंपनी जो है वो क्या करेगा, वो आगे फॉरवर्ड करेगा और जो डेवलपर है उसको प्रायोरिटी लिस्टिंग में डालेंगे। सो जो चेंजेस यूजर एंड के साइड से या फिर जो भी हम लोग के स्टेक होल्डर्स है उनके साइड से आया है, वो अगर इतने काम के है, ओके, सो फिर हम लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे। इफ दे आर ऑफ नॉट मच यूज, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि वो इतने काम के नहीं है। अगर वो काम के है देन ओनली वर्क ऑन इट, एल्स फॉर नाउ जस्ट लीव इट। यहाँ पे वही दिया है, मैनेजमेंट ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। हम लोगों ने ये वाला जो टॉपिक है इस पे हम लोगों ने, इफ यू रिमेंबर, वी मॉडल, सो वी मॉडल के अंदर हम लोगों ने जो जो डायग्राम्स देखे थे सब में हम लोगों ने क्या देखा, वी हैव दिस टाइप ऑफ अ वी मॉडल। अब ये जो वी मॉडल है इसके अंदर आपके बेनिफिट्स क्या है, देखो, ऑन वन साइड वी हैव वेरिफिकेशन, ऑन वन साइड वी हैव वैलिडेशन। तो वेरिफिकेशन में हम लोग के पास क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट, ये किसके साथ मैच होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस टेस्ट के साथ में। सिस्टम स्पेसिफिकेशंस जो है वो सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट के साथ में। हाई लेवल डिजाइन जो है कंपोनेंट टेस्टिंग, एंड लो लेवल डिजाइन जो है वो यूनिट टेस्टिंग, और फाइनली ये कोडिंग तो इंडिविजुअल रहेगा और इस पे टेस्टिंग आपके चलते रहेंगे। सो वी हैव वी मॉडल और वेरिफिकेशन वैलिडेशन मॉडल। सो इसको हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है, आप इसके अलग अलग दूसरे वर्जन भी देखेंगे, जैसे वी हैव दिस वर्जन। सो ये अभी ये वाला जो वर्जन है वो सेम चीजें बता रहा है, थोड़े अलग वे में बता रहा है। यहाँ पे उन्होंने जो नंबर ऑफ लेवल्स है वो थोड़े अलग वे में लेबल किए हुए हैं। तो अगर आप ये वाला देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम है, हम लोग का जो SDLC है वो ये साइड पे वर्कआउट हो रहा है ना, दैट इज वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन में क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस होगा, सिस्टम डिजाइन होगा, आर्किटेक्चर डिजाइन होगा, एंड मॉड्यूल डिजाइन होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका कोडिंग आ रहा है। अब मॉड्यूल डिजाइन के को हम लोग वेरीफाई करेंगे विद यूनिट टेस्ट, आर्किटेक्चरल डिजाइन को हम लोग वेरीफाई करेंगे विद इंटीग्रेशन टेस्ट, सिस्टम डिजाइन को हम लोग वेरीफाई करेंगे विद सिस्टम टेस्ट, एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस को हम लोग वेरीफाई करेंगे विद एक्सेप्टेंस टेस्ट। और यही हम लोग आज के टाइम पे आज डिस्कस कर रहे हैं। वेरी एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर आपका अल्फा एंड बीटा दो टाइप आएंगे, है ना। तो अगर ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो है वो अगर एक्सेप्टेंस टेस्ट के साथ वेरीफाई हो रहा है, मतलब इट शुड क्रिएट अल्फा टेस्ट एज वेल एज बीटा टेस्ट। और ये दो क्लियर होने के बाद में ही हम लोग ऑफिशियल सॉफ्टवेयर जो है वो रिलीज करेंगे, एंड ये होने के बाद में फिर आपका मेंटेनेंस वाला पार्ट चालू हो जाएगा, राइट। सो दिस डायग्राम जो है ना, ये डायग्राम जो है ये आपको हैंडी रहना चाहिए, मतलब हर बार अगर आप ये कोई टॉपिक्स अगर लिख रहे हैं तो आपको ये डायग्राम्स याद आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ये वी मॉडल का डायग्राम याद नहीं है। आपका अगर कोई आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना, तो वहां पे भी दिस डायग्राम शुड बी विथ यू। अगर ये डायग्राम अगर आपके पास नहीं है तो वो टाइम पे भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, रिमेंबर दिस। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। नाउ इफ यू कम हियर, आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, मैनेजमेंट ऑफ वेरिफिकेशन वैलिडेशन, प्लान द वीवी प्रोसेस, मतलब वी मॉडल ऑफ कोर्स यूज करेंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट मल्टीपल थिंग्स, लाइक we have something which is called as uh, iterative type, है ना। सो जो इटरेटिव टाइप था या इटरेशंस जो थे, सो वहां पे हम लोगों ने क्या बोला था, वी हैव मल्टीपल इटरेशंस, वी हैव मल्टीपल इटरेशंस ऑफ आइदर वाटरफॉल और वी मॉडल, याद रखो। सो इटरेटिव मॉडल या इटरेटिव अप्रोच जो है वहां पे क्या होंगे, मल्टीपल इटरेशंस चलेंगे वाटरफॉल के या वी मॉडल के चलेंगे। तो आपका सिस्टम अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, सो वो टाइम पे मल्टीपल इटरेशंस चलेंगे वी मॉडल के, तो मल्टीपल एक्सेप्टेंस टेस्ट होंगे, याद रखो, फॉर मल्टीपल यूनिट्स या मल्टीपल पार्ट्स। अगर सपोज कि हम लोगों का एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है,
SAP सॉफ्टवेयर जैसे होता है, लाइक NMIMS ने बनाया हुआ है। सो ये जो सॉफ्टवेयर है, अब इसमें वी हैव ओनली अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर ही वी हैव मल्टीपल सब मॉड्यूल्स या मल्टीपल मॉड्यूल्स। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा वी मॉडल जो है ना, मतलब इटरेटिव मॉडल जो है वो सिर्फ अकाउंट्स के लिए चलेगा, और इसी में हम लोग के मिनिमम 6 मंथ्स जाएंगे, और यहाँ पे ही सारी चीजें होंगे। बाद में हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट पे आएंगे, बाद में हम लोग थर्ड पे आएंगे। गेटिंग? सो ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा चलता है। सो एक्सेप्टेंस टेस्ट एक ही बार होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आपके थ्रू आउट सॉफ्टवेयर में इफ वी आर फॉलोइंग द इटरेटिव अप्रोच, तो एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है वो बार बार होगा। जब कभी आपका एक वी मॉडल कंप्लीट होगा, वहां पे वो पार्ट को वेरीफाई करने के लिए विल बी फॉलोइंग अ एक्सेप्टेंस टेस्ट, क्योंकि वी हैव अ सिस्टम जिसमें एक एक मॉड्यूल आर टू बिग। सो यहाँ पे वही दिया है, प्लान वीवी मॉडल एंड कोऑर्डिनेट एंड इंटरप्रेट परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ द वी एफर्ट्स। इसके आगे नेक्स्ट आपको क्या बोला है, रिपोर्ट डिस्क्रिपेंसी प्रॉम्प्टेड टू यूजर और डेवलपमेंट टीम, आइडेंटिफाई। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, will be identify early problem trend and focus VV activation on them। अब ये देखो, अर्ली हम लोगों ने अर्ली टेस्ट पढ़ा था। अर्ली टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, टेस्टिंग एट रिक्वायरमेंट लेवल और एट डिजाइन लेवल। डेवलपमेंट तो टेस्टिंग होना ही है। सो क्या होगा, कोडिंग टाइम पे आपके जो प्रॉब्लम्स है वो आप ऑलरेडी रिक्वायरमेंट या डिजाइन लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं। दैट इज द मेन बेनिफिट ऑफ दिस। सो यहाँ पे वही बोला है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एट अर्ली ट्रेंड्स, फोकस ऑन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एक्टिविटी एंड प्रोवाइड अ टेक्निकल इवेल्युएट दिस सिस्टम्स ऑन अ टेक्निकल बेसिस, जहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस देखेंगे एंड क्वालिटी देखेंगे। क्वालिटी में क्या आएगा, मीन टाइम बिटवीन फेलियर and mean time to recover. If you remember this, time between two failures should increase and time to recover should decrease, so that अगर failures आते भी है तो हम लोग उसको timely base पे solve कर पाए, तो वो quality हो गया। At each major software program review, so determination can be made of whether the software product is satisfied its requirement well enough to produce to a next phase, है ना। असेसमेंट होगा ऑफ द फुल इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड सॉफ्टवेयर चेंजेस, which changes should be incorporated and whether those changes are possible to develop using the current technology। अगर करंट टेक्नोलॉजी से अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए शुड हैव इनफ बजट। तो आपके पास इतना बजट भी है क्या, अगर नहीं है देन पोस्टपोन दिस सॉफ्टवेयर चेंजेस। आउटपुट ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन वैलिडेशन प्लान। अब देखो यहाँ पे ये जो है, ये शॉर्ट में आपको ये पता होना चाहिए, SVVP, दैट इज सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन वैलिडेशन प्लान, जहाँ पे टास्क रिपोर्ट बनेगा, फेज समरी रिपोर्ट बनेगा, फाइनल रिपोर्ट्स बनेंगे, डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट्स बनेंगे। मतलब जहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसीज है ना इन बिटवीन द रिक्वायरमेंट डिजाइन या क्लाइंट और हम लोगों ने जो प्रोवाइड किया उसके बीच में एंड उसके बेस के ऊपर आप वीवी प्लान के अंदर चेंजेस करेंगे। सो यहाँ पे आपको जो चेंजेस बोले वो चेंजेस क्या हो गए। अब देखो यहाँ पे एक फाइनल रिपोर्ट है, एक समरी बन रहा है। समरी का मतलब क्या होता है, अब तक आपने प्रोजेक्ट में क्या किया है शॉर्ट में बता दो। देन टास्क रिपोर्ट में जैसे हम लोगों ने स्क्रम अप्रोच फॉलो किया था, तो स्क्रम अप्रोच में क्या था कि जो जो लोग आपके सॉफ्टवेयर में डेवलप कर रहे हैं उनको हम लोग डेली टास्क, मंथली एंड वीकली टास्क असाइन करके रखेंगे कि कौन से दिन आके आपको क्या काम कब तक खत्म करना है ना। ये पूरा डिटेलिंग हम लोग उनको प्रोवाइड करके रखेंगे, सो दैट फाइनली जब हम लोग प्रोजेक्ट पे वर्कआउट करना चालू करें तो उनके पास हर एक डिटेलिंग प्रॉपरली हो कि उनको क्या चीज़ कभी खत्म करना है, क्या चीज़ पे कभी फोकस करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको पता ही नहीं है कि क्या चीज़ पे आपको कभी फोकस करना है, क्या कभी बनाना है, या फिर उनको पता कि हाँ हम लोग के पास वी हैव 6 मंथ्स टाइम, तो स्टार्टिंग में बहुत आराम से कह रहे हैं एंड एट लेटर स्टेजेस उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाए। सो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी फॉलो दिस अप्रोच जिसको हम लोग बोलते हैं SVVP, सॉफ्टवेयर
वेरिफिकेशन वैलिडेशन, जहां पे टास्क रिपोर्ट, समरी एंड फाइनली कौन क्या चीज करेगा वो बहुत प्रॉपरली डिफाइंड रहेगा। उसके साथ में क्या बोला है, वी सपोज टू डिफाइन, आपको जो मेजर डेवलपमेंट्स जो है वो वीवी प्लान के बेस पे करना है। वीवी प्लान मतलब वेरिफिकेशन वैलिडेशन, जो अभी वी मॉडल देखा। डिफाइन द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, लाइक स्पेसिफिकेशंस आपको क्या दिए थे और वो स्पेसिफिकेशन के बेस के ऊपर वेरीफाई द कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस मतलब हम लोगों ने सोशियो टेक्निकल सिस्टम्स पढ़े थे। सो वहां पे कंप्लायंस मतलब ओनली टेक्नोलॉजी कंप्लायंस की बात नहीं कर रहे, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कंप्लायंस विद द लोकल लॉ और कल्चर और कस्टम्स, उनके साथ कंप्लायंस होना चाहिए। with safety, security, objective access, efficiency, quality of the software, assess performance across full operating environment. Basic points are. Now characterize the type of problems anticipated in the system and define how would they show up the software. So select VV analysis testing technique effectively to detect the software problems, या उसमें अगर कोई अलग से कोई problems रहेंगे तो प्लान में इंक्लूड टूल्स एक्विजिशन, डेवलपमेंट प्लान एंड पर्सनल ट्रेनिंग प्लान, ये बहुत जरूरी है। अब देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका सॉफ्टवेयर द लेस द ट्रेनिंग टाइम मोर चांसेस टू क्लियर एक्सेप्टेंस, दिस शुड बी इन योर हेड। मतलब with less training, if your users are work more on the software, it means कि आपने सॉफ्टवेयर बहुत प्रॉपर बनाया है, वो यूजर फ्रेंडली है, जो भी अच्छी अच्छी बातें है सब आपने ऐड किया है, याद रखा है। सो यहाँ पे क्या बोला है, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्लान जो है इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। नाउ रिमेंबर, लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, लिविंग डॉक्यूमेंट मीन्स लाइक वी हैव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इसका मतलब क्या है, वी कीप ऑन अमेंडिंग इट, वी कीप ऑन चेंजिंग इट टाइम टू टाइम। कोई न्यू रूल्स लाते हैं, पुराने हटा देते हैं, वापस उसमें कुछ अपडेशन होते हैं। एग्जैक्टली सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन वैलिडेशन, दिस इज ऑल्सो लिविंग डॉक्यूमेंट, मीन्स वी कीप changing it time to time and technology to टेक्नोलॉजी, वी कीप अपग्रेडिंग इट। ऐसा नहीं होगा कि एक बार बन गया तो लाइफ टाइम वापस कभी चेंज नहीं होगा, ये कॉन्स्टेंटली इसके अंदर रिविजन्स होते रहते हैं। देखो, और आप नॉलेज एक्यूमुलेट करेंगे और उसके बेसिस के ऊपर आप उसको और बेटर बनाने का ट्राई करेंगे, इसको लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ठीक है, how we are going to remember, like an Indian constitution, from the day of that Indian constitution came into picture, that is 26 नवंबर, हम लोग उसको 26 जनवरी के बेस के ऊपर ध्यान में रखते हैं। एक्चुअली जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है 26 नवंबर 1949 में आता है, द डे ऑन विच वी हैव साइंड इट, एंड दैट टाइम ओनली वी हैव डिफाइंड इट एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। जैसे एक कोई पर्सन अगर जिंदा है तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर आगे और चीजें सीखता है। इफ यू आर वर्किंग एट सम प्लेस, तो आप क्या करेंगे, एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर यू विल ट्राई टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस, है ना, you try to make the things as better as possible if you are appointed at some or the other place as a fresher। लेकिन थोड़े टाइम के बाद में आप खुद को फ्रेशर से प्रोफेशनल बनाने की ट्राई करेंगे, प्लस फॉर सम प्रमोशंस और समथिंग आप क्या करेंगे, यू विल ट्राई टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी, है ना। आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या वही सेम डिपार्टमेंट पे आप एक बड़े पोस्ट पे जाने की, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का ट्राई करेंगे। सो एग्जैक्टली सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट लिविंग डॉक्यूमेंट, सो आपको यहाँ पे क्या बोला है, द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट विच वी आर डीलिंग विद, दैट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो अ लिविंग डॉक्यूमेंट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होंगे। टाइम टू टाइम हम लोग उस पर रिवाइज करते रहेंगे, हम लोग वेरीफाई करते रहेंगे कि हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट बनाया था वो आज के टाइम पे वैलिड है या नहीं है, बराबर है। लाइक वी हैव डेवलप्ड सम डॉक्यूमेंट 5 years बिफोर, ठीक है, वी हैव डेवलप्ड समथिंग 5 years बिफोर।
during this 5 years we have now .NET technology. पहले नहीं था, पहले हम लोग के पास सिर्फ विजुअल बेसिक्स था. विजुअल बेसिक्स .NET अभी आ गया. तो मतलब ये जो .NET आया मतलब क्या है, आपको नेटवर्किंग फैसिलिटी ये प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे आपको सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर मिलेगा. दिस गोइंग टू बी ऑन अ वेब, है ना. प्लस आप इस पे अपने डेटाबेस साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं. आप इसको मोबाइल पे वर्कआउट कर सकते हैं वन और दी अदर वे. आप इसको कंप्यूटर पे वर्कआउट या लैपटॉप पे वर्कआउट कर सकते हैं. सो कुछ चीज़ें जो है वो चेंज हो गया. पहले सिर्फ विजुअल बेसिक्स जो था, इट वी यूज टू डेवलप एप्लीकेशन ओनली फॉर अ कंप्यूटर बेस्ड. ठीक है, वो टाइम पे वेब बेस्ड एप्लीकेशन नहीं बन रहा था. बट नाउ वी हैव VB.NET. सेम वे फॉर अदर लैंग्वेजेस इज वेल. तो ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुआ. और वो टेक्नोलॉजी चेंज के साथ में वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, when like I have cleared my graduation some few years back. अब वो टाइम पे जो टेक्नोलॉजीज वहाँ पे पॉपुलर थे, उसके बेस के ऊपर एट दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन इजीली गेट द जॉब इन इंडस्ट्री. बट वही सेम टेक्नोलॉजी के साथ में अगर आज मैं जाऊँगा, कंपनी विल नॉट अलाउ मी, because now the requirement has changed. So the requirement has changed. We have updated or upgraded our BSc IT syllabus as well, है ना. वो पॉइंट्स है यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट क्या है, 4.3 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेरिफिकेशन वैलिडेशन. क्या पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे, हम लोग थोड़ा नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं. लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स. अभी तक जो भी मैंने बताया, अभी नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसमें हम लोग आगे डिस्कस करते हैं. एनी डाउट्स एनीवन? Whatever we have discussed till now, I hope you have a clear picture about it. Anyone, any doubts, guys? Any doubts, anyone? Hello, am I audible? Hello. Yes. Yeah. So any doubts? बताओ जल्दी से. No No, sir. doubts. As of now. Okay. ठीक है. So we'll just take 2-3 minutes break. Again, we'll continue with our topics.